So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे साउंड ऑडिएबल है? सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है? चलिए मूव करते हैं। हमारे आज बेसिकली मैथमेटिक्स की क्लास है, आपको पता होगा वेडनेसडे आ गया तो मैथमेटिक्स के ऊपर चर्चा होगी। हम बात करने वाले हैं आज प्रोबेबिलिटी के ऊपर। बेसिकली प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले डील करना पड़ेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए क्या होता है परमुटेशन और क्या होता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन आपके पास में एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, जबकि कॉम्बिनेशन आपके पास में एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मैं बेसिकली पहले इसे मेंशन कर देता हूं। सो परमुटेशन मींस arrangement in which order of arrangement is important. Similarly, arrangement in which order of arrangement is not important. फर्स्ट पार्ट के अंदर अरेंजमेंट का ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर अरेंजमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में 4 स्टूडेंट है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। 4 स्टूडेंट्स है जिनको आपको मेडल्स प्रोवाइड करवाना है। उन 4 स्टूडेंट्स के नाम है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में 4 स्टूडेंट है, P Q R S। इनको आपको मेडल्स देने हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। सो कितने अरेंजमेंट, कितने पॉसिबल ऑप्शंस है जिसके अकॉर्डिंग इनको मेडल्स दिए जा सकते हैं। तो हमने बोला गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। यहां पर आप P को गोल्ड दे सकते हैं और Q और R को सिल्वर एंड ब्रॉन्ज दे सकते हैं। P को गोल्ड दे सकते हैं आप, R और S को सिल्वर एंड ब्रॉन्ज दे सकते हैं। P को गोल्ड दे सकते हैं आप, Q एंड S को सिल्वर एंड ब्रॉन्ज दे सकते हैं। P को गोल्ड दे सकते हैं S एंड Q। P को गोल्ड दे सकते हैं S एंड R। P को गोल्ड दे सकते हैं R एंड Q। P को अगर गोल्ड मिलता है तो इस तरीके के टोटल 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास में अवेलेबल है। ऐसे ही आप Q को गोल्ड देके 6 और कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ऐसे R को गोल्ड प्रोवाइड करके 6 और कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ऐसे ही S को प्रोवाइड करके आप 6 और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये आपके पास में टोटल अगर आप देखेंगे अरेंजमेंट तो 6 है। तो इसी तरीके की जो टोटल अरेंजमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24। क्या किया जा रहा है, इन 4 में से 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है। इन 4 में से 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है। बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं NPR। N आइटम में से R आइटम को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है जब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कंडीशन में ये आएगा आपके पास में N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R
फैक्टोरियल। तो अगर आपके पास में यहाँ पर टोटल 4 स्टूडेंट्स दिए गए हैं जिनमें से 3 को मेडल प्रोवाइड करना है, मतलब 3 को सेलेक्ट करना है, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, का मतलब तो 1 ही होता है। तो ओवरऑल 4 फैक्टोरियल बचता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 24। तो इस तरीके से आप हर एक केस को काउंट कर लो या फिर बाय द हेल्प ऑफ रिलेशन आप कैलकुलेट कर लो, दोनों एक ही बात है। तो ये परमुटेशन का फंडा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर आप बात करें कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में फॉर ग्रीन बॉल्स है और अगेन 4 स्टूडेंट है P Q R S, इनको प्रोवाइड करना। तो आपने बोला सर ये ग्रीन बॉल, ये ग्रीन बॉल, ये ग्रीन बॉल, 4 नहीं सॉरी 3 ग्रीन बॉल आपके पास, क्लियर है। तो आपने बोला सर मैंने P को प्रोवाइड कर दिया, Q को प्रोवाइड कर दिया, R को प्रोवाइड कर दिया, मैंने Q को प्रोवाइड करवा दिया, R को प्रोवाइड करवा दिया, S को प्रोवाइड करवा दिया, मैंने R को प्रोवाइड करवा दिया, S को प्रोवाइड करवा दिया, P को प्रोवाइड करवा दिया, मैंने S को प्रोवाइड कर दिया, P को प्रोवाइड कर दिया, Q को प्रोवाइड कर दिया। सिर्फ ये 4 ही केस पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर P Q R को दो या फिर Q P R को दो, एक ही बात है भाई, सबके पास एक एक ग्रीन बॉल आई है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सिर्फ 4 है। अब ये 4 कॉम्बिनेशंस कैसे दिए गए हैं, N में से N में से R आइटम्स कैसे सेलेक्ट किया जाए जब ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट नहीं हो। तो ये दिया जाता है आपके पास में N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हमें 4C3 चाहिए, 4 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करने के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये बचेगा सिर्फ 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये बचने वाला है सिर्फ 4। सो ये हमारा तरीका है जिसके बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशंस फाइंड कर रहे हैं। सो क्लियरली आप देख सकते हैं ये परमुटेशन का रिलेशन है, ये कॉम्बिनेशन का रिलेशन है। इसकी खास बात यह है कि अगर आप NCR इसको अगर आप R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे कंडीशन में ये NPR के इक्वल आ जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेसिक पॉइंट्स है, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लियर कर दो बेटा। सभी स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म कर दो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यहां पर अभी रिपीटेशन की कहीं पर भी कोई बात नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मान लीजिए मैं अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में यही पूछा जाएगा, नहीं ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप बेसिकली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मान लीजिए एक छोटा सा केस मैं आपको देता हूं, मान लीजिए एक छोटा सा केस मैं आपको देता हूं, आपको एक मोबाइल फोन का पासकोड जो है वो अरेंज करना है। एक मोबाइल फोन का पासकोड जो है वो आपको क्रिएट करना है जो कि 4 डिजिट है। तो आप चाहें तो इसको फॉर एग्जांपल मान सकते हैं इन हाउ मेनी वेज 4 डिजिट मोबाइल फोन पासकोड कैन बी क्रिएटेड। किसी मोबाइल फोन का पासकोड
जो कि 4 डिजिट का है, उसे कितने तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो? तो हमने बोला कि सर ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट। मुझे बताओ कि यहां पर ये जो फर्स्ट डिजिट आप देख पा रहे हैं, इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? इसको मैं टोटल टोटल 10 पॉसिबल वेज से फिल कर सकता हूं। ऑफ कोर्स साहिल बिल्कुल सही बता रहे हो। 0 से लेकर 9 तक यहां पर कुछ भी फिल किया जा सकता है। यहां पर भी 0 से 9, क्योंकि मोबाइल फोन पासपोर्ट में ऐसा नहीं होता लाइक रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। ऑफ कोर्स रिपीटेशन अलाउ है वहां पर। सो 0 से 9, 0 से 9। तो आपने बोला सर इसको आप 10 तरीके से फिल कर सकते हो, सिमिलरली इसको आप 10 तरीके से फिल कर सकते हो, सिमिलरली इसको आप 10 तरीके से, और इसको आप 10 तरीके से। टोटल जो पॉसिबल वेज है वो है 10⁻⁴। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में आता है परमुटेशन, परमुटेशन विद रिपीटेशन, तो बेसिकली ये दिया जाता है एन आर। देखो टोटल कितने डिजिट्स थे आपके पास में? 10। 10 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। अब वो 4 रिपीट हो सकते हैं, इस वजह से एन पावर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एन पावर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? आर। उम्मीद कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं किसी को इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, एक 2 दिन से एक मैसेज मेरे पास में आ रहा है, काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा जो कॉलेज का टाइमिंग है वो 9 बजे का हो गया। तो इसके रिगार्डिंग हमने हर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया। तो जैसे हमारे पास कोई नया अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे ना। अभी हमारे पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हमें इस क्लास का टाइम बदलना पड़े। जैसे ऐसा कुछ होगा हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? चलिए, सो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। कुछ और एग्जांपल्स में देता हूं आपको यहां पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, जिससे कि आपको ये जो कहानी है थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आए। देखिए एक बड़ा प्यारा एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कुछ बेसिक एग्जांपल की मदद से हम लोग इन चीजों को सीखेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अभी हम बात कर रहा हूं। ये बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज a committee of 3 members can be formed from a group of 3 Indians, 4 Australians and 5 Americans so that the committee will consist the committee will consist of number 1
एग्जैक्टली 3 इंडियंस, एग्जैक्टली 3 इंडियंस। नंबर 2, एटलीस्ट वन इंडियन। देखिए अब यहां पर अगर 3 इंडियन में से 2 इंडियन में चूज करूं तो वहां पर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट का कोई मैटर नहीं बनता। एक इंडियन चूज करूं तो वहां पर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये कॉम्बिनेशन का केस है, कॉम्बिनेशन का। वो बोल रहा है सो दैट द कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 इंडियन। बोल रहा है कि कितने तरीके से आप बेसिकली कमिटी बना सकते हो कि तीनों के तीनों क्या रहे, यहां पर इंडियन रहे। तो हमने कहा कि अगर तीनों के तीनों इंडियन रहने हैं तो ऑफ कोर्स इन 3 इंडियन में से वो 3 इंडियन होने चाहिए। तो इन 3 में से 3 लोग कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 3C3। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 इज 0 फैक्टोरियल, वो भी 1 होता है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो कितना जाएगा आपके पास में 1। सिर्फ एक ही तरीके से आप ऐसी कमेटी बना पाओगे, और वो तरीका क्या है, जो तीनों इंडियंस है उनको कमेटी मेंबर्स बना दो। जो तीनों इंडियंस है उनको कमेटी मेंबर्स बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोला एटलीस्ट 1 इंडियन होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक इंडियन होना चाहिए, कम से कम एक इंडियन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 3 इंडियंस दिए गए उनमें से, देखिए उनमें से 3C1 एक तो इंडियन होना चाहिए। बाकी जो आपके पास में 2 मेंबर्स बचे हैं वो इन 9 में से कोई भी 2 हो सकते हैं, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन 3 में से आपने 2 इंडियन ले लिए हो, बाकी जो आपके पास में 9 फॉरेनर बच्चे उनमें से कोई भी एक कंसीडर कर लो। या फिर और क्या हो सकता है, आपने तीनों के तीनों इंडियन ले लिए हो। तो या तो ये रहा होगा, या फिर ये रहा होगा, या फिर ये रहा होगा। तो उसने बोला एटलीस्ट 1 इंडियन के कितने पॉसिबल केस है, इन सबको ऐड कर दो, और इन सबको ऐड करने से जितने भी केस आ रहे हैं वही आपका क्या होने वाला है, फाइनल आंसर। बोलिए कितनी बात समझ में आई या नहीं आई सभी स्टूडेंट्स? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई सभी स्टूडेंट्स? ओके, सो आप चाहे तो इसको एक और तरीके से डील कर सकते हैं। ये लॉजिक समझिए, आप है ना, याद मत करना, लॉजिक समझना। हमने कहा कि अगर मैं 9C3 लिखूं, हमने बोला कि अगर मैं 9C3 लिखूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो 9 लोग हैं इनमें से 3 लोगों को सेलेक्ट कर लो, तो वो इस सेकंड केस के लिए फेवरेबल नहीं हुआ। एटलीस्ट 1 इंडियन होना चाहिए, इसमें एक भी इंडियन नहीं है। तो मैंने इसको कैसे लिखा, 12C3। इन 12 में से कोई भी 3 मेंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए वो सारे केसेस जिनके अंदर इन 9 में से 3 मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया। तो जो बचे हुए केस आएंगे ना, उनमें कम से कम एक इंडियन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां से फाइंड कीजिए आंसर या यहां से फाइंड कीजिए, दोनों ही केस में जो रिजल्ट है वो आपके पास में सेम आने वाले हैं। अगर आप बात कर रहे हैं यहां पर 3 मेंबर्स की कमेटी बनाने के लिए, अगर आप 3 मेंबर्स की कमेटी बनाने के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 12C3 बिना किसी कंडीशन के 12 में से 3 लोग सेलेक्ट करने के तरीके हो गए। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप बात करेंगे तो होगा क्या, यहां पर वो बोल रहा है कम से कम एक इंडियन होना चाहिए। हमने बोला कोई भी इंडियन नहीं हो, उसको माइनस कर दो। तो जो बच गए ना केस, वो एटलीस्ट 1 इंडियन के केस है। सभी स्टूडेंट्स बताइए बेटा, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? देखिए नेक्स्ट केस। बहुत सी बार इस तरह के प्रॉब्लम्स हमसे पूछे जाते हैं जिनके अंदर हमको बोल दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड को आप अरेंज कीजिए, कितने तरीके से इन्हें अरेंज किया जा सकता है। मान लीजिए एक वर्ड मैंने ले लिया राजेश,
तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ राजेश कैन बी अरेंज। इस वर्ड को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो हमने बोला टोटल हमारे पास में 6 लेटर्स अवेलेबल है, तो 6 बक्से बना लो। हमने बोला इस बक्से को कितने तरीके से फिल कर सकते हो। टोटल 6 लेटर्स है, इसको 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब 6 में से कोई ना कोई एक तो आपने इसको असाइन कर दिया होगा ना, तो इसको कितने तरीके से फिल कर पाओगे, सिर्फ 5 तरीके से। अब इसका मतलब टोटल 2 लेटर्स आप असाइन कर चुके हो, तो इसको कितने तरीके से असाइन कर पाओगे, सिर्फ 4 तरीके से। इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। सो ओवरऑल आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल। तो हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी लेटर्स आपके पास में अवेलेबल है, अगर n लेटर्स n आइटम्स को आपको अरेंज करना होता है, अगर n आइटम्स को आपको अरेंज करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उन्हें n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। n आइटम्स को अगर आपको अरेंज करना है तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, यहां पर n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए इसी राजेश की जगह एक वर्ड आ जाता है आपके पास में, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहली चीज, इसमें आपके पास में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये बन जाएगा 11 फैक्टोरियल। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, जैसे बी एंड बी, आई एंड आई। और तो कोई रिपीट करता हुआ नहीं दिख रहा। बी एंड बी, आई एंड आई, इसके अलावा तो कोई रिपीट करता हुआ मुझे नहीं लग रहा यहां पर दिखाई दे रहा होगा। सो जो भी लेटर्स रिपीट करते हैं, जो भी लेटर्स रिपीट करते हैं, जैसा कि अगर मैं यहां बात करूं, मान लीजिए कि अगर आपके पास 11 लेटर्स है, ऐसे आपने बना लिया। अब इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, हमने बोला इनको तो छोड़ दो। टोटल आपके पास में 7 लेटर्स इनके अलावा बचे। अब ये वाला बी लिखूंगा या ये वाला बी लिखूंगा, एक ही बात है ना। ये वाला आई लिखूंगा या ये वाला आई लिखूंगा, एक ही बात है। तो इनको 2 अलग अलग यूनिट काउंट करना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसलिए डायरेक्ट 11 फैक्टोरियल लिखना आपके लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपके पास में जब भी रिपीटेशन आ रहा हो, तो आप n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, b 2 बार रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। i 2 बार रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आप बेसिकली प्रोबेबिलिटी को टोटल इतने तरीके से अरेंज कर सकते हो। आप बेसिकली प्रोबेबिलिटी को इतने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो टोटल टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। n1 क्या है, n1 सेम आइटम सही है। ये n2 क्या है, n2 सेम आइटम्स। ये n3 क्या है, n3 सेम आइटम्स। सो अगर सेम आइटम्स अवेलेबल हो तो उतने ही फैक्टोरियल से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जिससे प्रोबेबिलिटी में आप डोमिनेट कर सको। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा प्रोबेबिलिटी में सर कहाँ फैक्टोरियल यूज कर रहे हो आप, कहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, कहाँ पर परमुटेशन यूज कर रहे हो। ये हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से बोर्ड पर देखकर बता दीजिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जो आपको सीखने। चलिए, सो अगर इतना आइडिया आपके पास में आ गया तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की स्टडी कर सकते हैं। तो अब मैं मूव करूंगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर।
देखिए प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको सिर्फ बताता है चांसेस के बारे में। प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको किसके बारे में बताएगा, चांसेस के बारे में बताएगा। तो बेसिकली मान लीजिए आपके पास में कोई इवेंट है, मान लीजिए आपके पास में कोई इवेंट है, उस इवेंट को आपने m+n टाइम्स, उस इवेंट का आपने m+n टाइम्स ट्रायल किया, जिसमें से m आपके फेवरेबल इवेंट्स है, जिसको आप सक्सेस भी बोल सकते हो, n आपके लिए फेलियर्स हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के होने की वो कैसे दी जाती है, सक्सेस फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल। लेट अस सपोज आपने वहां पर एक कॉइन है जिसको टॉस किया, तो आपके लिए जो फेवरेबल इवेंट है वो आपने बोल दिया हेड आना हमारे लिए फेवरेबल इवेंट है। तो अगर आप वहां पर ट्रायल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको देखना है, जैसे मैंने कॉइन को थ्रो किया, टॉस किया, तो कॉइन से क्या क्या आ सकता है। आपने बोला सर वहां पर हेड आ सकता है, वहां पर टेल आ सकता है, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को बता रहा है। अब अगर मैं बात करूं फेवरेबल, आपने बोला हेड आना हमारे लिए फेवरेबल है, हेड आना हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। सो बेसिकली वो आपके लिए क्या हो चुका है, फेवरेबल। तो टोटल दो पॉसिबिलिटी है जिसमें से एक आपके लिए फेवरेबल है, टोटल दो पॉसिबिलिटी जिसमें से एक आपके लिए फेवरेबल है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज डिनोमिनेटर में, फेवरेबल पॉसिबिलिटीज न्यूमरेटर में। ये आपको बताता है कि आपका जो फेवरेबल कंडीशन है उसके होने के चांसेस कितने हैं। तो दो में से एक फेवरेबल है, इसलिए उसके होने के चांसेस क्या होते हैं, 50%। इसीलिए हम लोग कभी भी टॉस करने के लिए कॉइन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर 50% चांसेस होते हैं। अगर आप एक डाइस की बात करेंगे तो डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं। आपसे कोई पूछता है कि बताइए 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हमने बोला 3 आने की प्रोबेबिलिटी टोटल अगर डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें 6 नंबर्स आ सकते हैं। अब 6 में से हमारा फेवरेबल है सिर्फ 3। सो अगर मैं बात करूं यहां पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 तो एक ही है, टोटल पॉसिबिलिटीज 6 है, तो 1 डिवाइड बाई 6। सो ये आपके 3 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली किया क्या जा रहा है यहां पर, सिंपल सा यहां पर ये बताया जा रहा है कि आपको टोटल आउटकम्स पता करने हैं, आपको फेवरेबल आउटकम्स पता करने हैं, टोटल आउटकम्स पता करने हैं, आपको फेवरेबल आउटकम्स पता करने हैं। जैसे आपको टोटल और फेवरेबल आउटकम्स मिल जाए, आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो आपने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए इक्वल्स टू, हमने बोला टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हमारे पास में m+n है और n अगर हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स है, तो जो प्रोबेबिलिटी है ए इवेंट के होने की, ए इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो कैसे दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय m+n। तो आपने क्या बोल दिया यहां पर, ये टोटल आउटकम्स। अब एग्जांपल दूंगा बहुत सारे, चिंता मत करो, प्रोबेबिलिटी में तो बहुत एग्जांपल करना है। ये आपके पास में फेवरेबल आउटकम्स, अगर कोई बोलता है कि इस इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमने बोला अगर ये फेवरेबल है तो ये फेलियर को बताएगा, m डिवाइडेड बाय m+n। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पता है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी में से, ए के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पता है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो 1 में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तब भी जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास में सेम आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का जो एडिशन होता है ना, वो 1 के बराबर है, क्योंकि या तो वो इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। तो अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही हो, तो 1 में से माइनस कर दो। किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी गई हो और होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही हो, तो भी 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि आपके पास में किसी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं आता। कुछ बेसिक टर्म्स है जिनके बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, वैसे तो आप लोग जानते होंगे। सैंपल स्पेस, ये वर्ड यूज हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ऐसे। सैंपल स्पेस का क्या मतलब होता है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि आपके लिए जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उनको फाइंड करना। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कॉइन है, हमने टॉस किया,
क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। तो हेड और टेल आपके लिए सैंपल स्पेस हो गया। अगर मैं बात करूं एक डाइस, तो डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। सो बेसिकली अगर आप बात करें तो 1 से 6 ये आपके लिए क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। तो सैंपल स्पेस का मतलब है जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो बताओ। क्लियर है? फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आपके पास में आता है वो है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, देखिए इक्वली लाइकली इवेंट की अगर मैं बात करूं, तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब यह है कि वो इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है तो वो इक्वली लाइकली है। किसी डाइस में इवन और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, या मैं अगर आपसे बोलूं कि दो इवेंट है, एक इवेंट बोला जा रहा है इवन नंबर आना और दूसरा इवेंट बोला जा रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर, तो क्या ये दोनों किसी डाइस के रेस्पेक्ट में इक्वली लाइकली होने वाले हैं? क्या ये दोनों क्या ये दोनों किसी डाइस के रेस्पेक्ट में इक्वली लाइकली इवेंट होने वाले हैं? बिल्कुल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी होती है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी होती है। अब एक तीसरा एग्जांपल सुनिए, किसी डाइस के लिए एक इवेंट ए डिफाइन किया है गेटिंग 3, गेटिंग 3 आना, और दूसरा इवेंट बी है गेटिंग एन ऑड नंबर। ये क्या दोनों इक्वली लाइकली है? ये दोनों क्या इक्वली लाइकली है? बोलिए यार, ये सुनो, क्या ये दोनों इक्वली लाइकली है? फिर से बताता हूं, एक इवेंट है गेटिंग 3 ऑन डाइस, दूसरा इवेंट है आपके पास में गेटिंग एन इवन नंबर। ये नहीं है, क्योंकि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास में 1/2। ये कैसे फाइंड करेंगे अभी थोड़ी देर बाद सीखेंगे। 3 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। तो वो इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है उन्हें बोला जाता है इक्वली लाइकली इवेंट। इसी तरीके से आपके पास में नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, तो मैं बात करता हूं इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। मान लीजिए मान लीजिए कि आपने कॉइन लिया है और आपने टॉस किया, फर्स्ट टाइम पर आपने टॉस किया और हेड आ गया। अब जब आप दोबारा टॉस करेंगे तो फिर से हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। फर्स्ट टाइम हेड आने से नेक्स्ट टाइम टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम नहीं हुई है, ना ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी है। जनरली हमको ऐसा लगता है कि हमने टॉस किया है और हेड आ गया तो अब अगली बार शायद टेल आएगा, पर ऐसा नहीं होता। अगली बार भी जब आप जाएंगे तो वहां पर हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो ऐसे इवेंट्स जिनमें से किसी एक के होने से दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी पर कोई इंफ्लुएंस नहीं होता है, उसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। हमने टॉस किया, हेड आ गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अभी कितनी थी 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, फिर से टॉस किया, अभी भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी उतनी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी उतनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं बदल रही। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट, समझे या नहीं समझे? सभी स्टूडेंट्स, हाँ। अब जो आता है हमारे पास में नेक्स्ट 4 नंबर पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूड करना। तो अगर किसी इवेंट के होने की
प्रोबेबिलिटी या बोल सकते हो किसी इवेंट का होना इस बात को इंश्योर कर रहा है कि दूसरा इवेंट नहीं हुआ है। जैसे मैंने बोल दिया कि यार एक इवन नंबर आया है, मैंने एक डाइस से टॉस किया और एक इवन नंबर आया है, तो आपसे मैंने पूछा इवन नंबर आना और 2 आना क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? तो आपने कहा नहीं सर, क्या पता 2 ही मिला हो जिसको आप इवन नंबर बोल रहे हो, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन इवन नंबर आना और ऑड नंबर आना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर इवन नंबर आ गया तो आप कंफर्म बोल सकते हो कि सर कोई भी ऑड नंबर नहीं आया। आपने कॉइन से टॉस किया, हेड आ गया, हेड आते ही इस बात को यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया कि इसका मतलब टेल नहीं आया होगा। तो these type of events are known as mutually exclusive, in which one exclude the happening of other event. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट इवेंट जो है या कोई भी इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट को एक्सक्लूड कर रहा है, वो प्रूव कर रहा है कि अगर मैं हो चुका हूं यहां पर तो ऐसी कंडीशन में दूसरा इवेंट नहीं हो पा रहा होगा। अगर आपने कॉइन से टॉस किया, हेड आ गया, इसका मतलब ये इंश्योर हो गया कि टेल नहीं आया होगा। सो हेड और टेल आना दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। किसी डाइस में इवन और ऑड नंबर आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों आपके लिए एक साथ नहीं आ सकते। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार हम लोग बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक नंबर में इनमें से कोई स्टेटमेंट देखने को मिल गया और आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद में ये सब छोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर एक पॉइंट के बारे में स्टडी करें। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में। देखिए प्रोबेबिलिटी में जो एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 2 पार्ट से पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन बेसिक प्रोबेबिलिटी से। पार्ट नंबर 2 यहां पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल से। जनरली हम देखते हैं स्टूडेंट्स इस पार्ट से डरता है, रैंडम वेरिएबल से। उनको लगता है कि सर ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि अगर आप इससे डर रहे हो तो इसका मतलब इसको आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो फिर कोई समस्या है नहीं। आपको इससे डरना चाहिए। कारण क्या है कि यहां पर हर एक चीज को आप फॉर्मुलेट कर देते हैं। जब भी किन्हीं चीजों को, किन्हीं भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को अगर आप फॉर्मुलेट कर देते हैं तो बस आपको ये पहचानना होता है कि इस फॉर्मूले को कहां पर यूज करना है। लेकिन ये बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है ना, इसके अंदर आपके पास फॉर्मुलेशन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, आपके पास में किसी तरीके का कोई फॉर्मुलेशन नहीं है। आपको हर एक केस को, हर एक स्टोरी को समझना पड़ेगा और उसके बाद में उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे समझा जाएगा? अब आपको सोचिए उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। लैंग्वेज समझ में आ गई लेकिन आप उसकी स्टोरी को नहीं समझ पाए, वो बताएगा कि 2 लोग हैं जो डाइस से खेल रहे हैं, एक बार ये आ गया तो ये जीत गया, फिर ये हार गया। लाइक ये स्टोरी उसकी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी ना तब तक आप इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप बात करें बेसिक प्रोबेबिलिटी तो बेसिक प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे केसेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती है। तो इसके ऊपर भी हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर डील करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी प्रॉब्लम्स पर जाने से पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे ताकि एटलीस्ट आप, अच्छी प्रॉब्लम आ रही है उसमें गलती कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बेसिक प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें गलती ना करें। गेट के अंदर प्रोबेबिलिटी प्लस बेसिक स्टैट्स ये 3 to 4 मार्क्स का आता है। ये 3 to 4 मार्क्स का आता है। तो अगर आपने पूरा कैलकुलस पढ़ रखा है, अगर आपने पूरा प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स पढ़ रखा है और आपने मैट्रिक्स पढ़ रखा है तो 80% पार्ट जो है मैथमेटिक्स का वो आप वैसे कर लेंगे। फिर बचता है न्यूमेरिकल मेथड्स, कॉम्प्लेक्स, लाप्लास। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने उसी में डाल दिया कैलकुलस में। तो इनमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपका कोर सेक्शन है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। पहले मैं कुछ बेसिक केसेस आपको सिखा रहा हूं, शायद वो केसेस आपको आते होंगे, हो सकता है बेटा वो केसेस आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर एक कॉइन आपको दिया गया है,
एक कॉइन अगर आपको दिया गया है तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा, वो सैंपल स्पेस बनेगा या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो आप बोलेंगे सर टोटल आउटकम्स 2 है, फेवरेबल सिर्फ एक ही है 1/2। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टोटल 2 है, फेवरेबल 1 है, बस बात खत्म। अगर 2 कॉइन्स आपके पास में दिए गए हैं, मैं पहले जनरल चीजें आपको बता रहा हूं, फिर हम लोग इसको बहुत अच्छे लेवल तक एक्सेलरेट करेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है कि इस पूरे वीक में सिर्फ यही चलने वाला है, प्रोबेबिलिटी। इस पूरे वीक में आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना है। सो अगर हम लोग देखें यहां पर 2 कॉइन्स, तो जब 2 कॉइन से आप टॉस करेंगे, जब 2 कॉइन से आप टॉस करेंगे, तो बेसिकली आपके पास में सैंपल क्या बनने वाला है वो देखिए। हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है हेड एंड टेल आ जाए, हो सकता है पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। ये सैंपल स्पेस है। अब आपसे पूछा जा रहा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, तो आप क्या बोलेंगे सर एग्जैक्टली 1 हेड बोल रहा है, पहले तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, पहले तो टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर 4। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली 1 हेड, फेवरेबल कौन है, ये और ये, तो 1/2। वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, तो हमने बोला टोटल तो 4 है, फेवरेबल सिर्फ एक है 1/4। वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, सो टोटल 4, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो इसमें कम से कम एक है, इसमें कम से कम एक है, इसमें 2 है, कम से कम एक होना चाहिए, सो 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक हेड होना चाहिए। इसमें देखो एक ही हेड है, इसमें देखो एक हेड है, इसमें एक भी नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा 3/4, 3/4। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे किस तरीके से इस बात को डील करना है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 3 कॉइन्स के लिए, 3 कॉइन्स के लिए, सो अगर मैं सैंपल की बात करूं यहां पर, तो बेसिकली जो सैंपल आएगा हमारे पास में हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, ये आपके पास में पॉसिबल सैंपल है जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। अब वो अगर मुझसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, चलिए आप लोग बताइए आप कितना होगा, आप लोग बताएंगे एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होने वाला है, सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट काउंट करके मुझे बताओ, नहीं प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी सही बताया वैसे आपने, लेकिन प्रोबेबिलिटी बता दो। 7/8, 7/8 एटमोस्ट 2 हेड के लिए बताओ, एटमोस्ट 2 हेड। बहुत बार एग्जाम के अंदर बहुत छोटे लेवल की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब 50% क्वेश्चन कॉइन डाइस और कार्ड्स इनमें से रहते हैं, तो पहले हम उन बेसिक चीजों को कवर करेंगे भले ही आपको आता होगा, फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ी सी अलग जो प्रॉब्लम्स बन सकती है, कॉइन डाइस कार्ड्स और बॉल्स, इसके अलावा जो अलग केस बन सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो एटमोस्ट 2 हेड के बारे में बताओ, एटमोस्ट 2 हेड। साहिल, श्रुति, तुषार, कल्याणी,
7/8, 6/8, लेट्स सी। तो टोटल आउटकम्स तो सर 8 है। पहले तो इस एटलीस्ट वन हेड की बात कर लेते हैं, तो 7/8 हो गया। एटमोस्ट 2 हेड, तो हमने बोला सर टोटल 8, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम चल जाएगा। अगेन 7/8। श्रुति, आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये। तो देखिए, जब आप गलती करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ गलती हुई है हमसे, और जब आप ट्राई नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, तो फिर आपको कभी भी समझ में भी नहीं आएगा कि बेसिकली वहां पर क्या गलती कर रहे हो आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड नहीं आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपने बोला सर एक ही केस ऐसा है। तो मेरे ख्याल से कॉइन वाली कहानी जो है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं डाइस के ऊपर। ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। 1 डाइस, अब इसको कौन नहीं जानता है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सैंपल में क्या क्या आने वाला है। 1 2 3 4 5 6, probability of getting 1, probability of getting 2, probability of getting 3, probability of getting 4, probability of getting 5, probability of getting 6। सबकी probability 1/6 होती है। अगर कोई बोलता है probability of getting एन इवन नंबर, तो आप बोलेंगे सर टोटल आउटकम 6 है, इवन नंबर कौन है 2 4 6, सो 3/6 इज 1/2। अगर वो बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो आप बोलेंगे टोटल आउटकम 6 है, और ऑड क्या है आपके पास में 3, सो अगेन 1/2। अगर वो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 बोला है, तो आप बोलेंगे ग्रेटर देन 5 तो सिर्फ एक ही नंबर है विच इज 6। अगर वो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल्स टू 3, सो 1 2 3 इसके अंदर आ जाएगा, तो 3/6 इज 1/2। तो सिंगल डाइस में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ी चीज आई भी नहीं इसके अंदर। अब देखिए यहां पर, अगर मैं बात करूं 2 डाइस, सो यहां पर जो आपके पास सैंपल आता है और जो रिजल्ट्स आते हैं वो थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिनको अगर आप देखना चाहें तो आपको शायद कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से मिल सकता है। अगर 2 डाइस आपको दिए गए हों कुछ इस तरीके से, देखिए जो पॉसिबल आउटकम्स है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो हो सकता है कि जब 2 डाइस को थ्रो करें तो 1,1 आपको यहाँ पर देखने को मिले, हो सकता है 1,2 देखने को मिले, हो सकता है 1,3 देखने को मिले, हो सकता है 1,4 देखने को मिले, हो सकता है 1,5 देखने को मिले, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6,
4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 3, 4, 5, 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। अब देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, ये पॉसिबिलिटीज है जो बनाई जा सकती है यहां से। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल्स टू 6। पहला क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है, वो बोल सकता है कि दो डाइस आपने थ्रो किए हैं, दोनों पर जो नंबर आए हैं उनका सम 6 हो। तो हमने बोला देखिए टोटल आउटकम्स तो हमारे पास में 36 है, टोटल आउटकम्स जो है वो हमारे पास में 36 है। अब जहां पर सम 6 आ रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। तो पहली चीज अगर आप यहां पर देखें, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहां पर देखें तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर सम 2 रहता है हमेशा। यहां से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसमें जो सम रहेगा वो 3 रहेगा। थोड़ा सा और आगे जाओ, इसमें जो सम आएगा वो 4 आएगा। यहां से आगे जाओ, इसमें जो सम आएगा वो 5 आएगा। यहां से जो आगे जा रहे हो आप, इसमें जो सम आएगा वो 6 आएगा। इसमें जो सम आएगा वो 7 आएगा। इसमें जो सम आ रहा है 8 आ रहा है। इसमें जो सम आ रहा है 9 आ रहा है। इसमें जो सम आ रहा है 10 आ रहा है। इसमें जो सम आ रहा है 11 आ रहा है। और इसमें जो सम आ रहा है 12 आ रहा है। सो ये आप हमेशा ध्यान रखें, इस तरीके से ये सम बढ़ता रहता है, हमेशा ध्यान रखिए ये बात। तो अगर कभी भी आपसे पूछा गया सम 6 तो फेवरेबल कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 36। ये जो आपके पास में दो डाइस का केस है ना, ये बहुत सिस्टमैटिक चलता है। अगर आपसे कोई बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, तो आपने बोला सर 8 का है, ये रहा 1 2 3 4 5, वंस अगेन 5 5। अब अगर आप देखें सर, जहां पर सम हमारे पास में, जहां पर सम हमारे पास में 2 आ रहा है, इसमें फेवरेबल केस कितना है, इसमें फेवरेबल केस कितना है, सिर्फ 1। इसमें फेवरेबल केस कितने हैं, 2। इसमें फेवरेबल केस कितने हैं, 3। इसमें फेवरेबल केस कितने हैं, 4। इसमें फेवरेबल केस कितने हैं, 5। इसमें फेवरेबल केस कितने हैं, 6। वंस अगेन इसमें फेवरेबल केस 5। इसमें फेवरेबल केस 4। इसमें फेवरेबल केस 3। यहां पर फेवरेबल केस 2। यहां पर फेवरेबल केस अगेन 1। सो अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें सम 2 के लिए, तो फेवरेबल केस कितना, 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/36। फेवरेबल केस कितने, 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/36। फेवरेबल केस कितने, 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/36।
प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/36। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/36। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/36। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वंस अगेन 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटीज मैंने वहां पर लिख दी है। कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं पता है, तो उसके अंदर ही अब ये आ चुका है, तो इसको मिटा दो यहां से, ताकि इसको हम कहीं और यूटिलाइज कर दें। अभी बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग इसे हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 8, ये रहा सम 8। सो ग्रेटर देन 8 क्या हो सकता है 9, 10 और 11 और 12। तो इसका मतलब उसने क्या पूछा आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल्स टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल्स टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल्स टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल्स टू 11। अच्छा 8 नहीं आएगा, अगर इक्वल्स टू में ले लोगे तो 8 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल्स टू 12। So probability equals to probability for sum equals to greater than 8। इसके लिए देखो 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास में 5। तो ये बन जाएगा आपके पास 5/36 प्लस 4/36 प्लस 3/36 प्लस 2/36 प्लस 1/36। एक बहुत सिंपल सा फंडा ये बोलता है कि जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 की बात हो रही है उसमें सबसे ज्यादा केस होते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें, अरे यार ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 की बात हो रही है यहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है विच इज 6/36। क्यों? क्योंकि यहां पर फेवरेबल केस सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि सम 7 पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे नीचे आओगे तब प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, उससे ऊपर जाओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर कोई बोलता है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 कितना होगा, तो आपको बताना मैक्सिमम 6/36। 6 के लिए पूछेगा 5/36, 5 के लिए पूछेगा 4/36। समझ में आ रहा है? देखो ये 7, ये 6/36, ये 6 5/36, ये 5 4/36, 4 3/36, 3 2/36, 2 1/36। बस याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ये सब बनाना ना पड़े। तो अगर पूछेगा कोई 7 क्या है 8 सेम सेम जो ऊपर चला था ना 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। जैसे उसने यहां पर पूछा सम सम आपके पास में 8 या 8 से ज्यादा हो तो आपको समझ जाना चाहिए अच्छा 7 पे मैक्सिमम होता है, उसके बाद में क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन आ गया आपके पास में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन इक्वल्स टू 6। सम 6 या उससे छोटा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपको देखो ऐसे लिखना है 36। सम 7 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है 6/36। उससे नीचे जाना आपको, 6 के लिए 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। क्वेश्चन खत्म। अरे बोलो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो या सुनो। ये सब पूरा नहीं बना पाएंगे, अगर कोई छोटा सा पॉइंट पूछे तो फिर भी पूरा बना लोगे, पर इतना सब कुछ पूरा नहीं बना पाओगे क्योंकि टाइम लग जाएगा वहां पर, और टाइम कंज्यूम हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब देखो एक और खास बात जो इसके अंदर आप ऑब्जर्व करना चाहो, एक और खास बात जो इसके अंदर आप ऑब्जर्व करना चाहो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सिखाता हूं आपको।
देखो अगर वो ऐसा पूछे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ गेटिंग ऑन फर्स्ट डाइस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गेटिंग ऑन सेकंड डाइस, तो आप देख सकते हैं सर यहां पर प्रोबेबिलिटी किसके लिए, नंबर ऑन फर्स्ट इक्वल्स टू नंबर ऑन सेकंड, तो हमने बोला टोटल तो 36 ही होगा, फेवरेबल है 6, फेवरेबल कितना है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6/36। सभी को दिखाई दे रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो एक और आज की बात दिखाता हूं इसके अंदर। इससे पहले ये जो पार्ट है ना, इसकी क्या खास बात है, कहाँ लिखी, जगह खत्म हो गई अपने पास, तो थोड़ा सा इधर आ जाता है। इसकी क्या खास बात है, ये है सर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन नंबर ऑन सेकंड डाइस, टोटल 36 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50। अब दूसरी साइड देखिए बेटा, अब दूसरी साइड देखिए आप, देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज लेस देन नंबर ऑन सेकंड डाइस, वंस अगेन वो भी 15 आ रहे हैं, डिवाइड बाय 36, डिवाइड बाय 36। बोले इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है। अब अगर यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी तरह की कोई गलती करने वाले हैं। चलिए मैं पूछूं एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं। कलर ही खत्म हो गया यार तो, देखो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन बोथ डाइस आर इवन, ये देखो इस एक के अंदर मैंने लगभग 20-25 क्वेश्चन बना दिए आपके लिए, बताओ। आप लोगों को बताना है, सोचो समझो और बताओ, पूरा टेबल आपके सामने है।
3/36, 3/36, 9/36। अब देखो इवन कहां पर है, इसमें कोई इवन है नहीं, इसमें देखो दोनों इवन है, और यहां पर भी दोनों इवन है, और यहां पर भी दोनों इवन है। मतलब इवन होने के लिए इधर देखो, इवन होने के लिए इस 2 के पास जाओ और इस 2 के पास जाओ, 1 2 3, इधर आ जाओ, 4 5 6 7 8 और 9, 9/36। सेम probability for both numbers are odd, probability for both numbers are odd। बताओ सभी स्टूडेंट, सेम, बिल्कुल सेम। इतने ही पॉइंट्स और बने होंगे, इतने ही फेवरेबल केस और बने होंगे। कल्याणी 9/36, कावेरी 9/36, साहिल 9/36। चलिए, वेरी गुड। सो मेरे ख्याल से यार अब मैं डाइस को क्लोज कर सकता हूं। आप लोग समझ गए डाइस के बारे में, आप लोग डाइस के बारे में सब कुछ समझ गए। आगे बढ़े, एक बार बोल दीजिए। और भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक वो बोल दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट नंबर इज इवन एंड सेकंड नंबर इज ऑड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट नंबर इज इवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड नंबर इज ऑड। कुछ भी बन सकता है केस, पर अगर एक बार ये क्लियर है आपके दिमाग में तो आप कुछ भी वहां पर मार्क कर सकते हो। अब देखिए जो नेक्स्ट कैटेगरी है, मैंने आपको अगर देखा जाए तो यहां पर पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, डाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है ना, बेसिकली वो नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास में बैग एंड बॉल। इस तरह के सिनेरियो को कैसे डील किया जाता है? देखिए इस तरह के सिनेरियो को डील करने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विच इज एंड और थ्योरी, एंड और थ्योरी, एंड और थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोल रही है? ये बोल रही है प्रोबेबिलिटी में कहीं पर भी अगर एंड आता है तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होगी। अगर प्रोबेबिलिटी में कहीं पर भी अगर और आता है तो ऑलवेज रिमेंबर प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएगी। ये बहुत ही फंडामेंटल थ्योरी है। अगर ये आपको पता रहेगी ना तो आप मान के चलिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बिना किसी कॉन्सेप्ट के आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे और आपको बोला गया है कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप रिटन एग्जाम पास कर लेंगे, उसके बाद में एंड करना पड़ेगा ना, उसके बाद में टेक्निकल इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में एचआर राउंड क्लियर कर लेंगे। तो क्या क्या क्लियर करना है? फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। एक केस ये हो गया। दूसरा केस देखना, एक कंपनी है उसने बोला कि या तो आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लो, या तो आप टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लो, या फिर आप एचआर राउंड क्लियर कर लो। यहां पर और आ रहा है, पहली कंपनी में चांसेस ज्यादा है, दूसरी कंपनी में चांसेस ज्यादा है, दूसरी कंपनी में चांसेस ज्यादा है। क्यों? आपको ऐसा लगता है कि अरे यार अगर फर्स्ट में फेल हो गए तो दूसरा ऑप्शन है ना, अभी दूसरे में फेल हो गए तो तीसरा ऑप्शन है। तो जहां पर और का कॉन्सेप्ट आपको प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलता है वहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। जहां पर एंड का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है वहां प्रोबेबिलिटी कम होती है। जैसे आपको लगता है फर्स्ट में क्लियर हो गए तो दूसरे में फेल हो जाएंगे, दूसरे में क्लियर हो गए तो तीसरे में फेल हो जाएंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटीज कम होती है। तो जहां पर भी एंड आता है ऑलवेज रिमेंबर प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती है, और जो भी वन से छोटा नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा
किसी और 1 से छोटे नंबर से, तो वो और छोटी हो जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी एंड आएगा तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई, कहीं पर भी और आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपके दिमाग में बैठ जाता है तो ये मान के चलिए कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक पार्ट जो है आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम बात करते हैं पहले बैग एंड बॉल प्रॉब्लम के ऊपर, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें दी जा सकती है, किस किस तरह से सिलेक्शंस, किस किस तरह से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, एग्जांपल से ही सीख पाओगे आप, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक बैग दिया गया हो कुछ ऐसा, ठीक है, हमने बोल दिया यार इसके अंदर 3 रेड बॉल्स है, 4 व्हाइट बॉल्स है और 6 ग्रीन बॉल्स है। आपको बोला गया कि इस बैग में से आपको, इस बैग में से आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 बॉल सेलेक्ट करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं कि वापस नहीं रखोगे, एक बार जो निकाल लिया वो निकाल लिया, है ना। 2 केस बनते, एक विदाउट रिप्लेसमेंट, एक विद रिप्लेसमेंट, है ना। एक बार जो बाहर निकाल लिया वो निकाल लिया। या आप चाहो तो मैं प्रॉपर क्वेश्चन लिख देता हूं लैंग्वेज, क्योंकि बाद में फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, बाद में आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, तो मैं एक प्रॉपर लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन लिख देता हूं, वरना बाद में तो सिर्फ सॉल्यूशन बचेगा आपके पास। तो जिस क्वेश्चन की मैं बात करूं वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं एज इट इज। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स, अ बैग contains 9 balls, 2 of which are red, comma 3 blue and 4 black. Three balls are drawn from the bag at random what is the probability that number 1, the three balls are of different colors. Number 2, the 3 balls are of the same color. चलिए, सो ये हमने एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया ताकि आपके पास लैंग्वेज पड़े रहे समझने के लिए। क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर टोटल 9 बॉल्स अवेलेबल है, एक बैग है जिसके अंदर टोटल आपके पास में 9 बॉल्स अवेलेबल है, 2 ऑफ विच आर रेड, 2 रेड बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स, 3 blue balls and 4 black balls. 3 balls are drawn from the bag at random. 3 बॉल को हमें सेलेक्ट करना है, तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में बता रहा हूं। टोटल कितनी है आपके पास में 9 बॉल्स, तो 9 में से 3 बॉल सेलेक्ट करना है, 9C3, 9 में से 3 बॉल्स को सेलेक्ट करना है 9C3। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। ये आपके पास में टोटल पॉसिबल वेज है जहां से आप 9 में से 3 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं।
द थ्री बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, वो बोल रहा है तीनों बॉल अलग अलग कलर की हो, इसके क्या चांसेस है? तो हमने बोला कि सर इसका मतलब पहली बॉल रेड में से होनी चाहिए 2C1, दूसरी बॉल ब्लैक में से होनी चाहिए 3C1, तीसरी बॉल दूसरी बॉल ब्लू में से होनी चाहिए, तीसरी बॉल जो आपके पास में ब्लैक। मतलब एक बॉल जो है, अगर मैं ऐसा बोलूं पहली रेड होनी चाहिए, तो इसके बजाय ज्यादा अच्छा टर्म है एक बॉल रेड होनी चाहिए, एक बॉल ब्लू होनी चाहिए, एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए। मतलब एक इन दो में से होनी चाहिए, एक इन तीन में से होनी चाहिए, एक इन चार में से होनी चाहिए। तभी आपके पास में बेसिकली यहां से तीन अलग अलग कलर की बॉल देखने को मिलेगी। अच्छा, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके देखते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मजा आएगा अगर मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसको अगर मैं डिटेल में समझाऊं तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा। देखो कैसे, पहला पार्ट देखो, आपने लिखा 9C3 और ये बन गया आपके पास में 2C1, ये बन गया आपके पास में 3C1 4C1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाय, ये बन जाएगा आपके पास में 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे पूरा लिख देते हैं यार, 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। यहां पर देखिए 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? यहां से देखिए न्यूमरेटर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके जगह बचेगा 2, यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये बचेगा आपके पास में ओनली 3। यहाँ देखिए 4 फैक्टोरियल है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर आ रहा है 2/7। ये एक अप्रोच हो गई। अब मैं यहाँ पर एक दूसरी अप्रोच बोलता हूँ कि सर इसमें क्या गलती है। बहुत सी बार ऐसा होता है बच्चा हम जो बताते हैं वो नहीं सोचता, वो कुछ नया सोचता है और फिर उसको लगता है कि इसमें क्या गलत है। अब ध्यान से देखना, अगर आप ऐसा कहो कि सर मान लीजिए पहली बॉल रेड हो गई और ये हो गई हमारे पास में 9C1। अब दूसरी बॉल मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, दूसरी बॉल ये हो गई हमारे पास में ब्लू, 9 में से एक सेलेक्ट किया, अब 8 ही बची है ना, 8C1। अब तीसरी बॉल हमारे पास में ब्लैक हो गई, 4C1 7C1। जब आप यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो ये बनेगा आपके पास में आई थिंक 2/9, ये बनेगा 3/8, ये बनेगा 4/7। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ रहा है 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 3। सो ये आंसर आ रहा है हमारे पास में 1/21। 1/21। अच्छा, आप बता सकते हैं कि इस केस में और इस केस में क्या फर्क है? ये बोल रहा है कि 9 में से कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट कर लो। फेवरेबल में क्या बोल रहा है? एक इन 2 में से होनी चाहिए, एक इन 3 में से होनी चाहिए, एक इस 4 में से होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि पहली बॉल इस तरीके से सेलेक्ट करो, फिर दूसरी बॉल सेलेक्ट करो, फिर तीसरी बॉल सेलेक्ट करो। कि विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है, लाइक बॉल जो आपने बाहर निकाल ली ना, एक बार वो बाहर निकाल ली, वापस नहीं रखनी है। दोनों केस में दोनों केस सेम है। लेकिन जब आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो डिफरेंट आंसर आ रहा है, जब इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो डिफरेंट आंसर आ रहा है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो एग्जाम में हम लोग कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हमको लगता है कि लाइक हमने सब कुछ सही सॉल्व किया है, फिर भी आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। कौन सा सही है यहाँ पर, 1 नंबर या 2 नंबर? फर्स्ट। तुषार बोल रहे हैं फर्स्ट सही है। क्या तुषार आप बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग सेकंड में क्या गलती है?
one ball is selected at a time, and in the first case, बेटा फर्स्ट केस भी सेम ही है। अगर आप एक डाइस को 2 बार फेंक रहे हो 1 बाय 1, या एक डाइस को, प्रोबेबिलिटी में ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लो, एक डाइस को 2 बार फेंकना या 2 डाइस को एक साथ फेंकना, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैजिक है प्रोबेबिलिटी का। Home, in both cases, replacement not allowed. In both cases, दोनों में ही रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। पता है गलती क्या है? मैं बताता हूं गलती क्या है। यहां पर बोला गया है 9 में से कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट कर लो, एक बॉल होनी चाहिए इसमें से, एक बॉल होनी चाहिए इसमें से, एक बॉल होनी चाहिए इसमें से। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि पहली बॉल आपने सेलेक्ट कर ली है, पहली बॉल आपने सेलेक्ट कर ली है, वो कौन सी होनी चाहिए? रेड। दूसरी बॉल आपने सेलेक्ट कर ली है, वो कौन सी होनी चाहिए? ब्लू। तीसरी बॉल आपने सेलेक्ट कर ली, वो कौन सी होनी चाहिए? ब्लैक। ऑर्डर कहां से आ गया इसमें? ऑर्डर कहां से आ गया इसमें? अगर आप ऐसा बोलते हो पहली रेड, दूसरी ब्लैक, दूसरी ब्लू, तीसरी ब्लैक, तो फिर तो मैं ऐसा बोलूंगा, अच्छा फिर तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, पहली ब्लू, दूसरी रेड, तीसरी ब्लैक। ब्लू, ब्लैक, रेड। सो दिक्कत क्या हुई है इसके अंदर कि सर आपने एक ऑर्डर डिसाइड कर दिया और सिर्फ उसी ऑर्डर के लिए आपने कैलकुलेशन किया। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे यहां पर तो इन रेड, ब्लू और ब्लैक को आप टोटल 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1/21 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2/7। यहां पर आपने डिसाइड कर लिया पहली रेड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा उसने बोला ही नहीं ना कि लाइक फर्स्ट बॉल मस्ट बी रेड बॉल, नहीं, उसने बोला तीनों अलग अलग होनी चाहिए। पहली रेड भी हो सकती है, दूसरी ब्लू हो सकती है, तीसरी ब्लैक हो सकती है, पहली ब्लू हो सकती है, पहली ब्लैक हो सकती है, कोई कैसा भी हो सकता है, पर तीनों के तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट आता है, अगर आप यहां से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से सॉल्व करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि जो ऑर्डर आपने अरेंज किया, लाइक 1 2 3, तो इन तीनों को भी 3 फैक्टोरियल तरीके से आप मल्टीप्लाई कर 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो ऐसे टोटल 6 केस बनेंगे, तो मल्टीप्लाई विद 6, तो आंसर कितना आएगा? 2/7। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां से सॉल्व करें, यहां से सॉल्व करें, दोनों सेम है। यहां पर ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई है, लेकिन यहां पर आपने ऑर्डर का अरेंजमेंट ले लिया, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट सॉल्व किया है। एक ही केस लिया है, ऐसे 6 केस बन सकते थे। लेकिन वहीं अगर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला दूं, ये दूसरा वाला पार्ट अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया बेटा, मैं पहले क्वेश्चन में एक ट्विस्ट लेके आ रहा हूं। अगर वो बोल देता है विद रिप्लेसमेंट सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को, तो फिर आपको इसी मेथड के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले मेथड में विद रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। कैसे? देखो, विद रिप्लेसमेंट मतलब आपने बॉल निकाला और वापस रख दिया, बॉल निकाला और वापस रख दिया, जैसे बॉल निकाला और देखा अच्छा रेड, वापस रख दिया। सो पहला बॉल 9 में से कोई भी एक बॉल निकालना है आपको, और वो बॉल अगर आपका रेड है तो बहुत बढ़िया। दूसरा बॉल 9 में से, फिर से 9 में से कोई भी एक बॉल, वो बॉल आपका ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा 9 में से कोई भी एक बॉल, वो आपका ब्लैक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक केस लिया है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो इसको? 3 फैक्टोरियल। सो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा? 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3/9 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 4/9 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टाइम्स 2 टाइम्स, आई थिंक ये आ रहा है, व्हाटएवर जो भी आ रहा होगा, ये 8 और सिर्फ 81 आ रहा है, 8/81 ऐसा कुछ आ रहा है। तो जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट है, आप कैसे भी सॉल्व करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर विद रिप्लेसमेंट आ रहा है
बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये बैग एंड बॉल प्रॉब्लम के अंदर आपको ध्यान रखना है। बैग एंड बॉल प्रॉब्लम जब भी आपके सामने आए उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। मैंने आपको कॉइन के बारे में बताया, मैंने आपको बताया यहाँ पर किस तरीके से आप बेसिकली डाइस को डील करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ बैग एंड बॉल को किस तरीके से आप डील करेंगे। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए पहली रेड बॉल, उसके बाद ब्लू, एंड आ रहा है ना, एंड, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब दूसरा पार्ट देखिए, अब दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट वो बोल रहा है द थ्री बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। तीनों बॉल एक ही कलर की होनी चाहिए, तो तीनों बॉल या तो ब्लू हो सकती है या फिर ब्लैक हो सकती है, रेड तो हो ही नहीं सकती। तीनों बॉल या तो ब्लू हो सकती है या फिर ब्लैक हो सकती है। तो आपने क्या बोला दूसरा पार्ट क्वेश्चन का? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री ब्लू बॉल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री ब्लैक बॉल। तो या तो ये हुआ होगा या फिर ये हुआ होगा, तो जहां पर और आ रहा है वहां पर क्या हो जाएगा प्लस। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। तो तीनों की तीनों बॉल ब्लू हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 9C3। 9 में से कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका, जितने भी हो सकते हैं सारे लिख दो। अब ये तीनों की तीनों बॉल कैसी होनी चाहिए? ब्लू। सो 3C3 या फिर 9C3। तीनों बॉल कैसी होनी चाहिए? ब्लैक। तो इन चारों में से 3 बॉल होनी चाहिए। 4C3। उम्मीद कर रहा हूं कंफ्यूजन अब रहा नहीं होगा इसके अंदर। सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लियर हो गया ना? तो बैग एंड बॉल प्रॉब्लम में एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं जिससे ये पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लो एक बॉक्स आपको दिया गया हो कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर आपके पास में 6 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है। आपसे अभी जो चर्चा, जब तक कुछ नहीं लिखा जाए आप विदाउट रिप्लेसमेंट ही बात करेंगे। आपसे बोला गया है कि आप 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर? 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ 4। 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो और 2 के रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले 4 बॉल कितने में से आएगा? 6 + 3 + 5, ये आ रहा है 14। तो 14C2। 4 बॉल 14C4। ये बोल रहा है 2 बॉल कैसी होनी चाहिए? रेड। रेड कितनी है? 6, तो यहां पर आएगा 6C2। अब बाकी 2 कैसी भी हो 8C2। अब देखो, अब ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करके बताना है, ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करके बताना है। ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी 4 ही बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल, 1 ब्लैक बॉल आउट ऑफ 4। तो बस मुझे ये बता दो ऊपर क्या लिखना है। नीचे तो मुझे पता है 14C4 लिखना है। ऊपर बता दो क्या लिखना है। ऊपर बता दो क्या लिखना है। नीचे तो मुझे पता है ये लिखना है। सोचिए थोड़ा सा और बताइए।
वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल वन ब्लैक बॉल आउट ऑफ 4। तो सबसे पहली चीज एक होनी चाहिए आपके पास में रेड बॉल। एक क्या होनी चाहिए? रेड बॉल 6C1। एक होनी चाहिए आपके पास में रेड बॉल 6C1। एक होनी चाहिए ब्लैक बॉल 5C1। अब बच गया आपके पास में 4 बॉल, 2 बॉल। तो 2 बॉल किसमें से होनी चाहिए? ऑफकोर्स अगर एक रेड होनी चाहिए, एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए, तो बची हुई जो 2 बॉल है आपके पास में वो होनी चाहिए ग्रीन में से। 3C2, 3C2। मेरे ख्याल से पॉइंट यार समझ पा रहे हो आप। सो बॉल एंड बैग वाली प्रॉब्लम, डाइस प्रॉब्लम और कॉइन प्रॉब्लम, ये वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम है जो आपने 11th-12th में पढ़ी होगी। जो आपने 11th-12th में पढ़ी होगी, सिर्फ वही मैंने आज रिकॉल करवाई है ताकि एक अच्छे लेवल पर हम लोग जा सकें। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, अभी आप उसे सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल तुषार एंड कावेरी, आपका रिजल्ट सही है। अच्छा, ये दो साइड से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको, पहले इधर से ले लो, फिर उधर से भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, उसे ट्राई करना, वो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। बेसिकली वहां से आपको सीखने को मिलेगा कैसे ट्री डायग्राम बनता है इसके अंदर। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। अ बैग कंटेन्स 2 white balls, 2 white balls and 2 black balls, 2 black balls. A ball is drawn at random
from the bag, if it is white, then it is not replaced. Then it is not replaced. Otherwise another ball of same color should be added along with it. The probability that the third selected or drawn ball is black. बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को समझेंगे तो काफी मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। ये बोल रहा है अ बैग कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 2 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। क्लियर? अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल को रैंडमली आप सेलेक्ट कर रहे हैं बैग से। इफ इट इज व्हाइट देन इट इज नॉट रिप्लेस्ड। अगर वो व्हाइट है तो उसे रिप्लेस नहीं किया जा रहा। अदरवाइज अनदर बॉल ऑफ सेम कलर शुड बी एडेड। आपने बॉल को निकाला और देखा ये तो व्हाइट है तो उसको बाहर रख दिया। लेकिन अगर वो व्हाइट नहीं हुई तो ऑफ कोर्स कौन सी रही होगी? ब्लैक। तो आपने देखा ये बॉल तो ब्लैक है, उसको तो वापस रखा ही, साथ में एक और ब्लैक बॉल आपने ऐड कर दी। The probability that the third drawn ball is black। बोला तीसरे टाइम जो बॉल आप सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट सेकंड टाइम नहीं, तीसरे टाइम जो बॉल आप सेलेक्ट करोगे बेसिकली वो ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो आपको देखना है फर्स्ट टाइम पर जब सेलेक्ट करोगे क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है। आप कहेंगे हो सकता है व्हाइट मिली हो, अगर व्हाइट मिली हो तो उसको बाहर निकाल दो। फिर आपके पास जो बचा है उसमें से सेकंड बॉल सेलेक्ट करनी है, उसमें जो पॉसिबिलिटी बन रही हो उसमें से थर्ड बॉल सेलेक्ट करनी है, और आपको पता करना जो थर्ड बॉल आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को बाय द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्री डायग्राम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप घर पे सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे तो बहुत सारे यहाँ पर केसेस बनने लगे, तो उसको आप ट्री की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आसान है, तो कल हम लोग इसको ट्री डायग्राम से भी देखेंगे कि ट्री डायग्राम क्या बताता है आपको। क्लियर है? उसके बाद में हम लोग अपने कोर प्रोबेबिलिटी की साइड कल से चलने वाले हैं। ये तो मैंने 11th 12th थोड़ा सा रिकॉल करवाया, और कल से हम लोग अपने कोर प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट की साइड मूव करने वाले हैं। सो आई होप आज जो भी आपने पढ़ा होगा उसको जरूर समझा होगा, उसको जरूर एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ आज की क्लास से आपने सीखा होगा। कल हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीजें सीखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी का लेवल बढ़ाने वाले हैं। अगर ये सारी चीजें आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे तो डेफिनेटली जब गेट का एग्जाम आप देने वाले हैं तो वहां पर आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है तो मैंने बहुत सी बार अपना नंबर क्लास में शेयर किया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या इस तरह की हमें गाइडेंस, या इस तरह का हमें सजेशन, या इस तरह की हमें हेल्प चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जरूर मदद करूंगा। मैंने ग्रुप में कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शेयर किए थे, आज मैं यहाँ पर कुछ और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा जो रिलेटेड होंगे कैलकुलस से या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से। उनको ट्राई कीजिए, मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को बना पा रहे होंगे। किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछिए कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग भूल गए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वापस रिकॉल करवा दूंगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल होते नहीं है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।